नमस्कार स्टूडेंट्स। आज नई कविता का संक्षिप्त परिचय देते हुए उसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। नई कविता काव्य धारा के लिए नई कविता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आज्ञे के द्वारा प्रतीक पत्रिका के जून 1951 ईस्वी के अंक में, तदुपरांत 1952 ईस्वी में इलाहाबाद रेडियो से भेंट वार्ता में दिया गया था। नई कविता उन कविताओं को कहा जाता है जिसमें आज़ादी के बाद परंपरागत कविता से आगे निकलकर नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का प्रयोग किया गया था। नई कविता के नाम के प्रचार प्रसार के लिए परिमल संस्था द्वारा सन 1953 ईस्वी में आयोजित संगोष्ठी में पढ़े गए निम्न लेखों का योगदान भी माना जाता है। पहली थी वो नई कविता के मुक्त छंद डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। दूसरी थी नई कविता के रूप विधान और वस्तु तत्व भारतभूषण अग्रवाल। और तीसरी थी नई कविता श्रोता के दृष्टिकोण से डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा। आगे को नई कविता का भारतेंदु कहा जाता है क्योंकि इन्होंने स्वयं साहित्य सृजन के साथ साथ अन्य लेखकों को भी प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया था। नई कविता में कैक्टसवाद है। नई कविता में प्रतीक रूप में अपनाया गया कैक्टस को, जो अदम्य उत्साह, जीवन, आकांक्षा और अनगढ़ता का प्रतीक है। नई कविता में लघु मानव के महत्व की प्रतिष्ठा हुई है। नई कविता के प्रतिमान के लेखक लक्ष्मीकांत वर्मा हैं। कविता के नए प्रतिमान के लेखक नामवर सिंह हैं। नई कविता को लेकर अनेक विद्वानों ने अपने अपने तर्कों के आधार पर भिन्न भिन्न काव्य आंदोलन चलाए। डॉक्टर जगदीश गुप्त ने स्वरचित किस्म किस्म की कविता पुस्तक में 45 काव्य आंदोलनों का नाम उल्लेख किया है, जैसे नई कविता आंदोलन, टटकी कविता आंदोलन, साठोत्री कविता आंदोलन, ताजी कविता आंदोलन, कविता आंदोलन, निर्देश्यामी कविता, प्रतिबंध कविता आंदोलन, सहज कविता, समकालीन कविता, नूतन कविता, सनातन सूर्योदय नूतन कविता, आज की कविता, अस्वीकृत कविता और विचार कविता। नई कविता आंदोलन को वास्तविक रूप देने का श्रेय जगदीश गुप्त द्वारा संपादित पत्रिका नई कविता 1954 ईस्वी को दिया जाता है। एक नई कविता एक पत्रिका थी जो कि 1954 में आई थी, उसी से नई कविता का आरंभ माना जाता है। कहा जाता है कि प्रयोगवादी कविता और नई कविता दो भिन्न धाराएं न होकर एक ही धारा के दो पड़ाव हैं। प्रयोगवाद इनका पहला पड़ाव अथवा बाल्यावस्था है तथा नई कविता इनका दूसरा पड़ाव विकसित अवस्था माना जाता है। नई कविता नाम भी प्रयोगवाद की भांति भ्रामक ही है। प्रत्येक युग और धारा की कविता अपने से पहले युग की कविता की तुलना में नई होती है। नवीनता तो कविता की सदा से ही विशेष गुण रहा है। फिर भी नई कविता भारतीय स्वतंत्रता के बाद की लिखी गई उन कविताओं का नाम है जो अपनी वस्तु छवि और रूप छवि दोनों में पूर्ववर्ती कविता छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद आदि से भिन्न है। नई कविता के प्राय वही कवि हैं जो प्रयोगवादी कविता के थे, किंतु उनके जीवन और काव्य विषयक दृष्टिकोण में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। नई कविता शुद्ध साहित्यिक आंदोलन है, वह किसी वाद विशेष से प्रभावित नहीं है। इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां हैं घोर व्यक्तिकता। नई कविता का प्रमुख विषय निजी मान्यताओं, विचारधाराओं एवं अनुभूतियों का प्रकाशन करना है। नई कविता अहम के भाव से जकड़ी हुई है, वह आत्मविज्ञापन का घोर समर्थक है। दूसरी जो इसकी विशेषता है वो है नई कविता में निराशा। नई कविता में मनुष्य की असहायता, व्यवस्था, अकेलापन, मानवीय मूल्यों का विघटन, सामाजिक विषमताओं तथा युद्ध के भयंकर परिणामों का चित्रण किया गया है, जिसमें कवि के निराश मन का उद्घाटन होता है। कवि अपने चारों ओर प्रसन्न अनुभव करता है, किंतु उसका उत्तर उसके पास नहीं है। कुछ दो पंक्तियां भी हैं इसी के बारे में। प्रश्न तो बिखरे यहाँ हर ओर हैं, किंतु मेरे पास कुछ उत्तर नहीं। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो है नई कविता में आस्था और विश्वास। नई कविता में निराशा, अनास्था और अविश्वास के साथ साथ आशा, आस्था और विश्वास के स्वर भी सुनाई पड़ते हैं। वस्तुतः आरंभ में इन कवियों में घोर निराशा दिखाई देती है, लेकिन बाद में यही कवि आशा और विश्वास से परिपूर्ण कविताएं लिखने लगे। यही आशावादी दृष्टिकोण आगे चलकर समकालीन प्रश्नों और समस्याओं से जूझता हुआ दिखाई देता है। आशा का स्वर आगे चलकर स्वस्थता का प्रतीक बन जाता है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो है नई कविता में नास्तिकता।
बौद्धिक और वैज्ञानिक युग से संबंधित होने के कारण नई कविता में भावनात्मक दृष्टिकोण से विरोध दिखाई पड़ता है। उनमें भावना नाम की कोई भी चीज नहीं है। नए कवि का ईश्वर, भाग्य, मंदिर, अन्य देवी देवताओं में विश्वास नहीं है। वह स्वर्ग नरक का अस्तित्व नहीं मानता। भारत भूषण अग्रवाल निम्नलिखित पंक्तियों में देवी देवताओं का उपास करते हैं। रात मैंने एक सौपन देखा, मैंने देखा कि गणेश जी टॉफी खा रहे हैं। ठीक है, तो ये देवी देवताओं में विश्वास नहीं रखते थे, ये क्षणवादी थे और ये अस्तित्ववादी भी थे। नई कविता में व्यंग्य। नई कविता में कवियों ने आज के युग में व्याप्त विषमता का व्यंग्यात्मक चित्रण किया है। व्यंग्यात्मक शैली में जीवन और सभ्यता के चित्रण में कवि को अद्भुत सफलता भी मिली है। श्रीकांत वर्मा ने नगरहीन मन शीर्षक कविता में आज के नागरिक जीवन की स्वार्थपरता, छल कपटपूर्ण जिंदगी आदि को संवारा है। आगे की कविता सांप में भी नागरिक सभ्यता पर तीक्ष्ण कटाक्ष किया है। सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं, न होगे, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे, फिर कैसे सीखा डसना, विष कहाँ से पाया। तो ये नगरीय सभ्यता पर कटाक्ष किया है अज्ञे जी ने सांप नामक कविता में। नेक्स्ट है इसकी जो विशेषता वो है अति बौद्धिकता। नई कविता में अनुभव करने की योग्यता कम है, अर्थात इसमें क्रियात्मक रूप को प्रकट नहीं किया। कवियों ने बुद्धि के द्वारा उछल कूद को व्यक्त किया है। नया कवि हृदय को प्रकट न करके बुद्धि का ही अधिक आश्रय लेता है। उन्होंने अपनी बुद्धि से समस्याओं पर चिंता व्यक्त की है और अपनी समस्याओं का समाधान भी बौद्धिकता के धरातल पर खोजा है। नेक्स्ट है नई कविता में क्षण का महत्व। नई कविता का कवि क्षण विशेष की अनुभूति को विशेष महत्व देता है। उसके लिए सुख का एक क्षण संपूर्ण जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है। वह क्षण में ही जीवन की संपूर्णता के दर्शन करता है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो है भोगवाद और वासना। नई कविता में क्षणवादी विचारधारा ने ही भोगवाद को जन्म दिया है। नई कविता में भोग और वासना का मुख्य स्वर है। नया कवि आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अभाव के कारण खाओ पियो और मौज उड़ाओ सिद्धांत का पक्षपाती बन गया है। नए इस सिद्धांत के भाव में उसने लोक मर्यादा का उल्लंघन भी किया है। वह आत्मिक सौंदर्य की उपेक्षा कर शारीरिक सौंदर्य को वरदान मानता है। इस प्रकार नई कविता कहीं कहीं समाज में अश्लीलता, अनैतिकता और अराजकता का वातावरण भी उत्पन्न कर देती है। आगे की यह पंक्ति भी है कि प्यार है अभिशप्त, तुम कहाँ हो नारी। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो है भाषा। नए कवियों ने खड़ी बोली के आधुनिक रूप को अनेक रूपों में प्रयुक्त किया है। अनेक विशेषणों क्रियापदों का भी निर्माण किया है। उन्होंने भाषा के सौंदर्य में वृद्धि के लिए नवीन प्रतीक योजना, बिंब विधान, उपमान योजना को भी अपनाया है। प्राकृतिक बिंब का एक नवीन उदाहरण दर्शनीय है। बूंद टपकी एक नभ से, किसी ने झुककर झरोखे से, की जैसे हंस दिया हो। छंद। नए कवियों ने छंद के बंधन को स्वीकार न कर मुक्त परंपरा में विश्वास रखा है। कहीं लोक गीतों के आधार पर अपने गीतों की रचना की है तो कहीं अपने क्षेत्र में नए प्रयोग भी किए हैं। कुछ ऐसी भी कविताएं लिखी हैं जिसमें न लय है न गति है, बल्कि पद्य की सी शुष्कता और नीरसता है। कुछ नए कवियों ने रुबाइयाँ, गजलों और सोनेट पत्ती का भी उपयोग किया है, जैसे रघुवीर साय ने सोनेट पत्ती अपनाई है। उपमान, प्रतीक और बिंब विधान। नई कविता के कवियों ने सर्वथा नवीन उपमानों, प्रतीकों, बिंबों का प्रयोग किया है। आगे तो पुराने उपमानों से तंग आ गए थे, अतः वे नवीन उपमानों के प्रयोग पर बल देते हैं। नया कवि वैज्ञानिक उपमानों के प्रयोग पर बल देता है, जैसे प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया। आज तक कविता में इस तरह के शब्द नहीं प्रयोग किए गए थे, लेकिन ये नए उपमान लेके आए हैं कि प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया है। प्यार का नाम लेते ही बिजली के स्टोव सी जो एकदम सुर्ख हो जाती है। तो इन कवियों ने प्राय कलात्मक, प्राकृतिक, वैज्ञानिक, पौराणिक तथा यौन प्रतीकों का खुलकर प्रयोग किया है। कलात्मक प्रतीक का एक उदाहरण और भी है। ऊनी रोएदार लाल पीले फूलों से सिर से पांव तक ढका हुआ मेरी पत्नी की गोद में छोटा सा एक गुलदस्ता है। नई कविता के बिंब का धरातल भी व्यापक है। इन कवियों ने जीवन, समाज और उनसे संबंधित समस्याओं के लिए सार्थक और सटीक बिंबों की योजना की है। ये बिंब कवि मानव जीवन से चुनता है तो कभी प्रकृति से। मरहरे वारे शिवालय के जंगल में झुकी पीपल डाल आचमन करती नदी का। तो इस तरह से नए बिंब, नए उपमान, नए प्रयोग नई कविता के कवियों ने भरपूर मात्रा में किए। धन्यवाद।